हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 50A संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58A के अंतर्गत जो बात करता है बंधक के विषय में बताता है कि बंधक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और बंधक के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो आप तक अपडेट हो सके और आपके एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है, ये सब जो टॉपिक मैं बताती हूँ वो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क में बंधक को परिभाषित किया गया है। धारा 58 क बंधक की परिभाषा क्या है? किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण जो उधार के तौर पर दिए जाने वाले या दिए गए धन के भुगतान को या वर्तमान या भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के भुगतान को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व की उत्पत्ति हो सके, प्रतिभूति करने के प्रयोजन या उद्देश्य से किया जाता है। अर्थात बंधक किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के हितों का अग्रिम भुगतान पाने के उद्देश्य से किया गया अंतरण बंधक कहलाता है। सरल भाषा में समझे तो जब किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है तो प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है। आवश्यकता के अनुसार उचित कारण के आधार पर बैंक लोन की मंजूरी कर देता है। बैंक जो है वो लोन की मंजूरी कर देता है, लोन देने के लिए सहमत हो जाता है। अब सीधी बात है कि जब बैंक लोन के तौर पर धन राशि देगी तो वह उस धन की प्रतिभूति सिक्योरिटी के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कहेगी। उधार धन राशि के बदले में किसी विशिष्ट संपत्ति का अंतरण कर बैंक को गिरवी रखते हैं तो कहा जाता है कि संपत्ति को बैंक के पास बंधक रखा गया है उस समय तक के लिए जब तक कि ऋण की धनराशि का भुगतान नहीं हो जाता। मतलब किसी व्यक्ति को अगर धन की आवश्यकता है, ठीक है, तो अगर वो बैंक से लोन ले या किसी व्यक्ति से भी लोन ले तो वह व्यक्ति जो है वो अगर वो पैसा देगा तो उस धन के सिक्योरिटी के लिए वह उस व्यक्ति से, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको बोलेगा कि तुम अपनी कुछ सामान या संपत्ति कुछ भी हो वो मुझे गिरवी रखो तभी मैं तुम्हें धन दूंगा, ऋण दूंगा। जब वो धन संपत्ति जो है वो उसे ऋण के तौर पे मतलब दे देता है तो उसे ही कहा जाता है कि संपत्ति बंधक में रखा गया है। और तब तक के लिए रखा जाता है जब तक कि ज़रूरतमंद व्यक्ति ऋण का भुगतान नहीं कर देता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि बंधक उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब किसी अचल संपत्ति के हित का अंतरण किसी ऋण को प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में किया गया हो अथवा किसी अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए उस हित का अंतरण किया जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि बंधक में संपत्ति के हित का अंतरण कर्ज की प्रतिभूति के तौर पर होता है। इस प्रकार बंधक एक प्रकार की प्रतिभूति है जो कर्ज में दिए गए ऋण को सुरक्षा प्रदान करता है। बंधक जो है वो एक प्रकार की सिक्योरिटी है। अगर व्यक्ति कर्ज दे रहा है तो उसके बदले में किसी संपत्ति को वो बंधक बनाएगा तो उसे ही कहता है कि संपत्ति बंधक में रखा गया है। बंधक करता क्या कौन होता है? अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण करने वाला अंतरक होता है या बंधक करता होता है। बंधकदार जो किसी हित के अंतरण को प्राप्त करने वाला, इसे अंतरीति भी कहा जाता है। बंधक करता जो बंधक अपनी संपत्ति को बंधक कर रहा है, मतलब किसी संपत्ति अचल संपत्ति में उसका हित है, वो अपने हित को अंतरण कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो इसे अंतरक भी कहा जाता है या बंधक करता कहा जाता है। अंतरीति या अंतरक भी पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अंतरक अंतरीति ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताई थी। तो यहाँ पे बंधक करता उसे ही कहते हैं जो संपत्ति में अपना हित अंतरित करता है, और बंधकदार जिसे हित जो प्राप्त कर रहा है
उसे बंधकदार कहते हैं। बंधक धन क्या है? मूलधन और ब्याज जिनका संदाय मतलब भुगतान तत्समय प्रतिभूत है या अंतरण के समय किया जाना है। बंधक विलेख क्या है? यदि बंधक धन लिखित प्रपत्र में है जिसके द्वारा बंधक के समय अंतरण किया जाता है तो ऐसे प्रपत्र को बंधक विलेख के नाम से जाना जाता है। बंधक जो धन है, ऋण है, वो किसी विलेख के द्वारा अगर दिया जाता है, उसमें उसके बारे में वर्णन किया होता है कि हाँ बंधक का जो अंतरण होता है वो किया जा रहा है उस विलेख में, तो उसे ही बंधक विलेख कहा जाता है। बंधक के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण। प्रत्येक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना अनिवार्य है। अचल संपत्ति में हित का अंतरण यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि बंधक में हित का अंतरण होता है, स्वामित्व का नहीं। चल संपत्ति इसके क्षेत्र से बाहर है। अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना बंधक के पहला आवश्यक तत्व है कि जो संपत्ति का अंतरण होगा वो किसी अचल संपत्ति का हो। ठीक है, चल संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाएगा, बंधक नहीं बनाया जाएगा, उसे अचल संपत्ति को बंधक बनाया जाएगा। और अचल संपत्ति में जो हित का अंतरण है, जिसका भी अचल संपत्ति है जो बंधक बना रहा है अपनी संपत्ति को, वो स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात कोई अपना मकान बंधक रखता है तो इसका अर्थ है कि वे हित अंतरित करता है। दूसरा है अचल संपत्ति स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। बंधक रखी गई संपत्ति निश्चित हो तथा उसका स्पष्ट उल्लेख हो। अचल संपत्ति की स्थिति, विवरण या प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रलेख से तुरंत पहचाना जा सके। अगर मतलब कोई संपत्ति दे रहा है, बंधक बना रहा है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, विवरण, उसकी स्थिति, विवरण या प्रकृति होनी चाहिए कि अगर आपका घर किसी चौराहे के पास है तो उसके आसपास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसके आसपास क्या क्या है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आपका घर किस कलर का है, कैसा है, कितनी बिल्डिंग है उसमें, तो ये सब चीज़ का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रतिफल, बंधक के लिए प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। बिना प्रतिफल के बंधक शून्य होता है, अर्थात प्रतिफल रहित बंधक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बंधक में प्रतिफल निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। पहला था अचल संपत्ति में हित का अंतरण। दूसरा है अचल संपत्ति स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए। तीसरा है प्रतिफल के बिना बंधक जो है वो शून्य होता है। बिना प्रतिफल के बंधक शून्य होता है। बंधक के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है कि सिर्फ बंधक अगर दे रहा है, अपनी संपत्ति दे रहा है, तो उसके बदले में वो ऋण ले रहा है। अगर प्रतिफल नहीं ले रहा है तो वो बंधक नहीं होगा। कोई भी अपनी संपत्ति को ऐसे ही तो किसी को अंतरित नहीं कर देगा बिना लाभ के, तो अगर उसमें लाभ नहीं है तो वो बंधक नहीं कहलाएगा। निम्नलिखित प्रकार से कौन कौन सा है? पहला है कर्ज के रूप में दिया गया या दिया जाने वाला धन। दूसरा है वर्तमान या भावी कर्ज होना चाहिए। तीसरा है अन्य किसी दायित्व का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो। चौथा है पक्षकार। प्रत्येक पक्षकार में दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक पक्ष बंधककर्ता हो एवं दूसरा पक्ष बंधकदार के नाम से जाना जाता है। बंधककर्ता वह व्यक्ति है जो कर्ज लेता है और कर्ज की वापसी की प्रतिभूति के रूप में अपनी किसी अचल संपत्ति को बंधक के रूप किसी हित का अंतरण करता है। और बंधकदार वह व्यक्ति होता है जो कर्ज देता है और जिसके पक्ष में कर्ज की वापसी हेतु प्रतिभूति के रूप में संपत्ति बंधक के रूप में अंतरित रहती है। बंधक के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए। बंधककर्ता में पक्षकार में दो पक्षकार होने चाहिए। पहला बंधककर्ता जो अपनी संपत्ति को, अचल संपत्ति को बंधक रख रहा है किसी और के पास और उसके बदले में, अपनी संपत्ति के बदले में कुछ ऋण ले रहा है, उसे बंधककर्ता कहते हैं। और बंधकदार जो जिससे संपत्ति के हित का अंतरण किया जा रहा है, मतलब जो संपत्ति ले रहा है और उसके बदले में उसे कुछ ऋण दे रहा है,
तो उसे ही बंधकदार कहते हैं। और बंधकदार संपत्ति को कब वापस करेगा? जब उसे पूरा ऋण चुकता हो जाएगा बंधककर्ता द्वारा, तब बंधकदार जो है वो अपने जो बंधककर्ता की संपत्ति को वापस कर देगा। बंधक के पक्षकार जो हैं, बंधककर्ता और बंधकदार, संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका होगा बंधक के प्रकार कौन कौन से हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करिएगा इसे अच्छे से लिखने का। इसमें जो केस होंगे वो भी अच्छे से लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से अपडेट हो सके। थैंक यू।